चीनी कंपनियां कोविड से धन कमा रही हैं। गद्दार शी जिनपिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और एलोन मस्क चीन और ताइवान के बीच सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। इस सप्ताह के चाइना न्यूज हेडलाइंस पर और भी बहुत कुछ। आपका स्वागत है। यह एपिसोड सर्फशार्क द्वारा प्रायोजित है। जब भी आप ऑनलाइन जाते हैं तो आपको अपनी सुरक्षा के लिए सर्फशार्क जैसे वीपीएन का उपयोग करना चाहिए। इस सप्ताह बीजिंग में एक दुर्लभ विरोध हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं पार्टी कांग्रेस से कुछ ही दिन पहले चीन की राजधानी में किसी ने 2 बैनर फहराए और एक ब्रिज ओवरपास पर आग लगा दी। कुछ ऐसा जो अन्य देशों में कोई बड़ी बात नहीं होगी जहां विरोध कानूनी है, लेकिन चीन में यह बहुत बड़ा था, खासकर जब से बीजिंग वास्तव में कम्युनिस्ट पार्टी की एक बड़ी बैठक से पहले सुरक्षा पर सख्ती करता है। पिछली बार जब यह बैठक हुई थी, बीजिंग ने चाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था और लोगों को अपनी खिड़कियां नहीं खोलने का आदेश दिया था। तो यह तथ्य कि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का विरोध करने में सक्षम था, बहुत ही उल्लेखनीय है। यह बैनर कहता है, कोविड परीक्षणों के लिए नहीं, भोजन के लिए हाँ, लॉकडाउन को नहीं, हाँ आजादी को, झूठ को नहीं, मर्यादा को हाँ, सांस्कृतिक क्रांति को नहीं, सुधार के लिए हाँ, नेताओं को नहीं, वोटों को हाँ, गुलाम मत बनो, नागरिक बनो। लेकिन यह दूसरा बैनर है जो और भी अधिक विस्फोटक है। यह कहता है, छात्रों हड़ताल, मजदूर हड़ताल, देशद्रोही और तानाशाह शी जिनपिंग को हटाओ। यहाँ बैनर लगाते हुए एक निर्माण कार्यकर्ता की तरह कपड़े पहने किसी की तस्वीर है। इस वीडियो में आप पुलिस को बैनर हटाते हुए देख सकते हैं और ऐसा लग रहा है कि बैनर लगाने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहने की जरूरत नहीं है कि इस घटना की सभी तस्वीरें और वीडियो चीनी इंटरनेट और सोशल मीडिया से खंगाले जा रहे हैं। योद्धा और एक साहसी व्यक्ति जैसे शब्दों को सेंसर कर दिया गया है। घटना की तस्वीरें साझा करने के लिए लोगों ने अपने वीचैट खातों को निलंबित कर दिया था। और इस तरह चीन में पागल सेंसरशिप मिल सकती है। सिटोंग ब्रिज नामक एक गीत ओवरपास का नाम, जहां कथित तौर पर घटना हुई थी, को ऑनलाइन संगीत प्लेटफॉर्मों से हटा दिया गया था। कल्पना कीजिए कि अगर मैनहट्टन में एक विरोध प्रदर्शन हुआ और न्यूयॉर्क के बारे में हर गाना इंटरनेट से हटा दिया गया। इस हफ्ते चीनी अधिकारी देश भर में नए कोविड मामलों को नियंत्रित करने के लिए दौड़ पड़े हैं। यह कितना बुरा है? खैर, मुख्यभूमि चीन ने सोमवार के लिए 427 नए रोगसूचक कोविड मामलों की सूचना दी, राष्ट्रव्यापी। और यदि आप स्पर्शोन्मुख मामलों को जोड़ते हैं तो चीन में प्रतिदिन 2000 से अधिक नए कोविड मामले हैं, जो ठीक है, यह अभी भी 1.4 बिलियन लोगों के देश में बहुत अधिक नहीं लगता है, लेकिन ये आधिकारिक संख्याएं हैं जो कम हो सकती हैं। और याद रखें, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की शून्य कोविड नीति है। यहां तक 2000 मामले अभी भी शून्य से अधिक हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी के पास एकमात्र उपकरण है कि वो वायरस को चीनी असंतोष की तरह व्यवहार करे और इसे बंद करो। इस सप्ताह पूरे चीन में करीब 200 मिलियन लोग किसी न किसी रूप में लॉकडाउन में हैं, और यह एक कीमत पर आता है। मानवीय लागत नहीं, पार्टी को इसकी परवाह नहीं है। मेरा मतलब है वित्तीय लागत। विश्लेषकों का अनुमान है कि नियमित सामूहिक परीक्षण में प्रति वर्ष लगभग $100 बिलियन खर्च होंगे यदि हर 3 दिनों में 900 मिलियन लोगों का परीक्षण किया जाए, जिसे शहरों में काफी लोगों को करना पड़ता है। वास्तव में पुलिस ने लोगों को केवल कोविड परीक्षणों को छोड़ने के लिए हिरासत में लिया है। कभी कभी उन्हें 1 सप्ताह से अधिक समय तक बंद कर दिया जाता है, लेकिन इस सारे सरकारी खर्च के लिए एक उम्मीद की किरण है। देखिए, भले ही परीक्षण के उपाय वास्तव में कोविड के प्रसार को रोकने में बहुत प्रभावी नहीं है, लेकिन परीक्षण उद्योग भारी लाभ कमा रहा है, जिसका अर्थ है कि जब तक चीन की शून्य कोविड नीति जारी रहेगी, कुछ बड़े निगम और विशेष हित समूह ठीक रहेंगे। और यह मत सोचो कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जल्द ही अपने कोविड नियमों में ढील देगी। राज्य द्वारा संचालित पीपुल्स डेली ने बुधवार को लिखा कि कोविड की नीतियां जारी रहेंगी। उन्होंने लिखा है कि फ्लैट लेटना उचित नहीं है और फ्लैट लेटते हुए जीतना, कोविड लड़ाई संभव नहीं है। झूठ बोलना का अर्थ है कुछ न करना, जो अपने आप में चीन में एक नया चलन है, क्योंकि बहुत सारे युवा न केवल कोविड नीति से बल्कि हर तरह की चीजों से तंग आ चुके हैं। ठीक है, बेहतर होगा कि आप फर्श से उठें और लड़ें, यार आलसी सहस्त्राब्दी। उससे लड़ो, सूक्ष्म वायरस। अपने अपार्टमेंट को नहीं छोड़कर और बाहर न जाने की उस लड़ाई की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए, लेकिन निश्चित रूप से सपाट न होने के कारण यूनान प्रांत के एक शहर ने
उन निवासियों को नकद पुरस्कार की पेशकश की है जो अपनी यात्रा के इतिहास को छिपाने के प्रयास में व्यक्तियों की रिपोर्ट करते हैं। देखना, आप अपने दोस्तों और पड़ोसियों को रिपोर्ट करके कोविड के खिलाफ लड़ाई जीत सकते हैं। हाँ, इसे साम्यवाद की भावना से करें, लेकिन पूंजीवाद की भावना में भी, क्योंकि जो निवासी ऐसे यात्रियों के करीबी संपर्कों का उल्लेख करते हैं उन्हें 2000 युआन प्राप्त होंगे। इसकी कीमत लगभग 280 अमेरिकी डॉलर है। इसलिए यदि आप चीन में रहते हैं और छुट्टी पर जाने की योजना बना रहे हैं तो शांत रहें और अपनी प्यासी यात्रा की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट न करें। दरअसल आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि चीन में इंस्टाग्राम प्रतिबंधित है। मजेदार तथ्य, चीन के इंस्टाग्राम के संस्करण को शाओहोंगशू कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है छोटी लाल किताब। और ब्रेक के बाद एलोन मस्क चीन ताइवान समस्या को हल करते हैं। वापसी पर स्वागत है। अगर पिछले 2 सालों के पागलपन से मैंने कुछ सीखा है तो वो यह है कि अरबपति हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बिंदु में मामला एलोन मस्क। वो ट्विटर को खरीदने की कोशिश कर रहा है। यह सुझाव दे रहा है कि वो मंच पर कुछ प्रतिबंधित भाषण, विशेष रूप से राजनीतिक भाषण को पुनर्स्थापित करेगा। और पिछले हफ्ते फाइनेंशियल टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने ताइवान पर कब्जा करने के इच्छुक चीन को कैसे संभालना है, इस पर अपनी बहुत महत्वपूर्ण अरबपति राय दी। उन्होंने कहा, मेरी सिफारिश ताइवान के लिए एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र का पता लगाने की होगी जो कि उचित रूप से सुखद हो, शायद सभी को खुश नहीं करेगा। और यह संभव है, और मुझे लगता है कि शायद वास्तव में उनके पास एक ऐसी व्यवस्था हो सकती है जो हांगकांग की तुलना में अधिक उदार हो। तो उनकी व्यवस्था के तहत यह संभव है, और शायद यह भी संभव है कि चीन के शासन के तहत ताइवान में हांगकांग की तरह कोई मुक्त भाषण नहीं होगा, लेकिन कम से कम अपने भाषण के कुछ रख सकता है। जब तक ताइवानी अच्छा व्यवहार करते हैं और जब तक उनकी फ्री स्पीच राजनीतिक नहीं हो जाती। और मुझे विश्वास है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपने वादे निभाएगी। बस हांगकांग से पूछो। जरूर, एलोन मस्क की टिप्पणियों ने बहुत से लोगों को दुखी किया, ताइवान में सभी की तरह। लेकिन मेरा पसंदीदा सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स खुश था। उन्होंने इसके बारे में एक पूरा लेख लिखा और एलोन मस्क की प्रशंसा करते हुए एक चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को उद्धृत किया। हम आशा करते हैं और खुश हैं कि अधिक से अधिक लोग शांतिपूर्ण पुनर्मिलन और एक देश दो प्रणालियों को समझते हैं और उनका समर्थन करते हैं। एलोन मस्क के लिए यह अच्छी खबर है, कम से कम आर्थिक रूप से। याद रहे, उनकी कंपनी टेस्ला का चीन में भारी निवेश है। मुझे यकीन है कि यह सिर्फ एक संयोग है कि टेस्ला ने चीन की बिक्री का रिकॉर्ड बनाया, ठीक उसी तरह जैसे बीजिंग ने एलोन मस्क के ताइवान प्रस्ताव की प्रशंसा की। वैसे भी टेस्ला ने चीन में बहुत सारा पैसा डाला है। पिछले साल यह बताया गया था कि टेस्ला सिर्फ अपने शंघाई कारखाने के विस्तार के लिए 100 मिलियन से अधिक का निवेश करेगी। और इसके शीर्ष पर टेस्ला दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को हासिल करने के लिए विदेशों में चीनी कंपनियों पर निर्भर है। टेस्ला को अपनी विशाल कार बैटरी की आवश्यकता है। वो कोबाल्ट मेरा ही नहीं होगा। काम पर वापस जाओ बच्चों। तो बता दें कि एलोन मस्क ट्विटर खरीदता है। और फिर चीनी अधिकारियों ने टेस्ला को धमकी दी जब तक कि ट्विटर ने असंतुष्टों को सेंसर करने का वादा नहीं किया या यह उजागर नहीं किया कि वे किस स्थान से ट्वीट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या होगा? जाहिर है, एलोन मस्क अपने अरबों डॉलर को जोखिम में डाल देंगे और स्वतंत्र भाषण के लिए खड़े होंगे। वापसी पर स्वागत है। यूक्रेन में रूस के युद्ध के बावजूद शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन बीएफएफ बने हुए हैं। और अब हडसन इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित विशेषज्ञों के एक पैनल के अनुसार चीन और रूस चुपचाप अपनी आर्कटिक साझेदारी का विस्तार कर रहे हैं। यहाँ इसका क्या अर्थ है? चीन आर्कटिक शिपिंग लेन पर नियंत्रण चाहता है। जैसा कि आप इस मानचित्र पर देख सकते हैं, जहां उत्तरी ध्रुव केंद्र में है, वे ध्रुवीय मार्ग चीन से यूएस ईस्ट कोस्ट और पश्चिमी यूरोप में कंटेनरों को स्थानांतरित करने का एक तेज तरीका है। लेकिन रूस के साथ साझेदारी सिर्फ शिपिंग से कहीं ज्यादा है। चीन बहुउपयोग बंदरगाहों और हवाई क्षेत्रों से लेकर ऊर्जा निष्कर्षण तक के क्षेत्रों में रूस के साथ व्यापक साझेदारी के माध्यम से आर्कटिक में एक बड़ी उपस्थिति स्थापित कर रहा है, और साझेदारी में खुफिया और निगरानी डेटा साझा करना भी शामिल होगा। यह हमेशा अच्छा होता है जब सत्तावादी शासन उन चीजों पर बेहतर होता है। अब आधिकारिक तौर पर चीन ने रूस में कोई सैन्य या नौसैनिक अड्डा स्थापित नहीं किया है, और ऐसा शायद कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि इसे आधिकारिक बनाने की प्रतिक्रिया का जोखिम क्यों है? अगर चीन को वास्तव में किसी रूसी बंदरगाह पर अपने विध्वंसक डॉक करने की आवश्यकता है, मुझे यकीन है कि ये दो बेस्टी कुछ काम कर सकती हैं। उन देशों की बात करें जहां चीन निश्चित रूप से नौसैनिक अड्डे का निर्माण नहीं करने जा रहा है। सोलोमन द्वीप,
यह प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया और हवाई के बीच का रास्ता है। यह एक प्रधानमंत्री द्वारा चलाया जाता है जो चीन से पैसा ले रहा है और इसका इस्तेमाल सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कर रहा है। उन्होंने हाल ही में चीन के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और अब वो 32 पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए चीन भेज रहा है, क्योंकि चीन में पुलिस अधिकारियों के लिए सबसे अच्छी ट्रेनिंग है। ये सोलोमन आइलैंडर्स सीखेंगे चीन की तकनीक, प्रभावी सामुदायिक पुलिसिंग, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और यह सुनिश्चित करना कि संदिग्धों के साथ गरिमा और निष्पक्षता के साथ व्यवहार किया जाए। विश्व बैंक ने इस सप्ताह कहा था कि चीन को अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए $17 ट्रिलियन के निवेश की आवश्यकता है। विश्व बैंक एक विशाल वैश्विक संस्था है जो विकासशील देशों को ऋण और अनुदान देती है। यह महत्वपूर्ण परियोजनाओं को वित्तपोषित करने का सबसे अच्छा तरीका खोजने के बारे में है। इसलिए उनकी नवीनतम रिपोर्ट कहती है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने में मदद करने के लिए चीन को अत्यधिक मूल्य टैग को कवर करने और आवश्यक नवाचारों को प्राप्त करने के लिए निजी निवेश की आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में, पश्चिमी कंपनियों को वास्तव में चीनी हरित ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश करने की आवश्यकता है। इस महत्वपूर्ण है ताकि चीन के कार्बन तटस्थता के मार्ग को सुनिश्चित किया जा सके, क्योंकि अगर पश्चिमी कंपनियां चीन में पैसा लगाती हैं तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी निश्चित रूप से इसका इस्तेमाल पश्चिम के जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए करेगी। और यह एपिसोड सर्फशार्क द्वारा प्रायोजित है। यदि आप निरंतर निगरानी में रहते हुए थक गए हैं तो कम से कम आप अपनी इंटरनेट गतिविधि को वीपीएन जैसे सर्फशार्क के साथ छिपा सकते हैं। सर्फशार्क में अचूक एन्क्रिप्शन और सबसे सुरक्षित वीपीएन प्रोटोकॉल है और आईपी और डीएनएस रिसाव संरक्षण के साथ न तो सरकार और न ही आपका इंटरनेट सेवा प्रदाता यह पता लगा सकता है कि आप वास्तव में कहां से जुड़ रहे हैं। और सर्फशार्क आपके द्वारा ऑनलाइन किए जाने वाले कार्यों का लॉग नहीं रखता है, इसीलिए जब भी आप ऑनलाइन जाते हैं तो सर्फशार्क जैसे वीपीएन का उपयोग करना खुद को बचाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और एक और बड़ी विशेषता यह है कि आप केवल एक सर्फशार्क खाते से जितने चाहे उतने डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसे अभी आजमाएं। सर्फशार्क के पास चीन के बिना सेंसर वाले दर्शकों के लिए एक विशेष सौदा है जिसमें 2 साल की योजना पर 83% की छूट और 3 अतिरिक्त महीने मुफ्त शामिल हैं। तो surfshark.com/uncensored पर जाएं और बिना सेंसर किए 3 महीने मुफ्त पाने के लिए कोड का उपयोग करें। नीचे दिए गए विवरण में लिंक का प्रयोग करें। एक बार फिर, मैं क्रिस चैपल हूं। देखने के लिए धन्यवाद।